सभी को नमस्कार। आज के इस सेशन में हमारे साथ हैं पीजीटी हिंदी मिस्टर सुनील चौरसिया। सर की हिंदी साहित्य पे अच्छी पकड़ है। सर कविताएं भी लिखते हैं और अलग-अलग प्रकार के न्यूज़पेपर में सर की कविताएं छपती भी हैं। सर को साहित्य में अवार्ड भी मिल चुका है। सर केंद्रीय विद्यालय में एनसीसी के इंचार्ज भी हैं और एनसीसी के एएनओ की पोस्ट पे भी कार्यरत हैं। और सर का केंद्रीय विद्यालय का जो इंटरव्यू हुआ था उसमें 55 मार्क्स आए थे। आज का हमारा जो सेशन है ये ऑनलाइन चलने वाला है। सर को मैंने गूगल मीट के ऊपर लिया है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर से कि सर अपने जितने भी वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस हैं वो आपके साथ शेयर करें। मैं सर को स्क्रीन पे लेता हूं और फिर सर आपसे बात करेंगे अभी। सुनील सर, वेलकम। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर हमें अवसर दिया और आपके साथ साथ आपके जितने चाहने वाले हैं, विद्यार्थी, सब्सक्राइबर्स या आपके दर्शक, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमें अपना बहुमूल्य समय प्रदान कर रहे हैं। और सर ने जैसा कि कहा कि इंटरव्यू में मेरे 60 में 55 नंबर प्राप्त हुए थे। जी हाँ, आज हम इस सेशन में आप हमें अपना अनमोल समय प्रदान कर रहे हैं, तो आपके समय का सम्मान करते हुए हम आपको यही बताएंगे कि इंटरव्यू में आप कैसे अपना बेस्ट स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कि आपने रिटेन क्वालिफाई किया है, रिटेन में आपके अच्छे अंक आए हैं और दिन रात की मेहनत के बाद आदमी इस लेवल तक पहुंचता है। ओके, तो हम सभी शिक्षक साथी, हमारे संजय दलाल सर चूंकि हमारे बड़े भाई भी हैं मान के चलिए, और हमारे यूट्यूब दुनिया में मैं जो भी प्रयास आपके सामने कर रहा हूँ, अगर वीडियो उच्च क्वालिटी के है तो इसके पीछे संजय सर का हाथ है। मैं देख रहा भाई। एक्चुअली सर क्या है कि हम टीचर्स हैं और हमारा उद्देश्य ये है, हम निष्पक्ष भाव से काम कर रहे हैं। इसमें हमारा कोई प्रोफेशन नहीं है। हम ये चाह रहे हैं कि हमारे एक्सपीरियंस से हमारे जितने भी नए एस्पिरेंट्स हैं और जो केंद्रीय विद्यालय में आने वाले टीचर्स हैं, अगर वो फायदा ले लेते हैं और उससे अगर एक सिंगल कैंडिडेट भी सिलेक्ट हो जाता है हमारे एक्सपीरियंस से, तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। यस सर। तो सर कंटिन्यू कीजिए अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस। हाँ बिल्कुल सर। सर जैसा कि मेरा भी इंटरव्यू हुआ था, मैं इस समय केंद्रीय विद्यालय संगठन में पीजीटी हिंदी पद पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा हूं, जैसा कि सर ने आप सभी को बताया भी है। तो पीजीटी हिंदी पद पर सेवाएं प्रदान करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने तैयारी कैसे की थी। तो मेरा घर तो वैसे कुशीनगर में है, अमोह बाजार, रामकोला, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। मैंने तैयारी की थी बनारस से, और बनारस में लगभग मतलब कि 2-3 साल तक लगातार प्रयास करने के बाद मेरा मतलब कि चयन हुआ था। दिल्ली में भी डीएसएसबी में टीजीटी हिंदी पद पर, उत्तर प्रदेश में भी 69,000 की जो भर्ती आई थी उसमें भी मेरा मतलब कि मैं भी मतलब मैं सिलेक्ट हो चुका था। और उसी वर्ष 2018-19 में ही मेरा पीजीटी हिंदी पद पे भी हो गया। एक साथ 3 नौकरियां मिली। कहने का मतलब अगर आप हार्ड वर्कर हो, स्मार्ट वर्क आप करते हो, मेहनत करते हो, तो आप बेरोजगार नहीं रह सकते हो। आपके चरण चूमेंगी सफलता, जी है ना। तो 3-3 नौकरियां मिली थी। तो संजय सर मैं आपसे बता दूं कि जब मुझको मतलब कि मेरा सिलेक्शन हो गया पीजीटी हिंदी पद पर, मैं शॉर्ट लिस्टेड हो गया, ठीक है। तो जब मैं रिटर्न एग्जाम निकालने के बाद जब मेरा नाम आ गया लिस्ट में कि आपका इंटरव्यू होगा लखनऊ में, तो फिर पूरे जोर शोर से मैं गया, पूरे जोर शोर से। और इस समय कैंडिडेट्स के मन में ये चल रहा है कट ऑफ क्या जाएगा, ठीक है। और यूट्यूब वाले तो बहुत से ऐसे यूट्यूब पे हैं जो हर विषय को पढ़ाते हैं, हर भर्ती आती है उसमें अपना विचार रखते हैं। केबी की भर्ती आई है उस पर भी बहुत बड़ा मुंह करके अपने विचार रख रहे हैं, जबकि उनका केबी से कोई लेना देना ही नहीं है, कभी उन्होंने परीक्षा भी नहीं दी है। वो कैंडिडेट्स को डरा रहे हैं कि 130 140 कट ऑफ जाएगा। अरे भैया, जो परीक्षा दे के आया है, जो मेहनत कर रहा है, उसको पता है कि 130 लाने में कितना पसीना बहाना पड़ता है। जी बिल्कुल आप सही। सोचिए अगर कोई यूट्यूबर अगर यूट्यूब पे कह रहा है कि 130 कट ऑफ जाएगा, तो जिसका 125 है, सोचिए उसका सपना, उसकी नींद कहाँ जाएगी, वो कितना बेचैन होगा। इसलिए किसी भी कैंडिडेट की भावनाओं से कोई खिलवाड़ न करे। और हम सभी, संजय सर भी विज्ञान शिक्षक हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में, हम हिंदी शिक्षक हैं, हम लोग जानते हैं कि कट ऑफ 130 140 नहीं जाएगा। मैं अगर अपनी बात करूं, मेरे समय में भी 2018 भर्ती आई थी, मेरा सिलेक्शन हुआ मार्च 2019 में। उस समय में भी संजय सर, लोग अफवाह फैलाते थे कि हिंदी का कट ऑफ 125 जाएगा, 130 जाएगा। मैं कई बार विचलित हो जाता था, लेकिन हमारे साथी, हमारे शुभचिंतक हमसे कहते थे कि चौरसिया जी परेशान मत होइए, आपके 105 106 नंबर हैं, आप तैयारी जारी रखिए, शॉर्ट लिस्टेड होंगे आप।
ये उम्मीद हमें देते थे, हमें मतलब एनर्जी देते थे सर। जैसे हम मोबाइल को चार्ज करते हैं, रिचार्ज करते हैं, वैसे हमें भी चार्ज और रिचार्ज होने की आवश्यकता पड़ती है। सर, और हमारे मोटिवेशन साथी जरूर हमें पड़ती है। जी सर, जी। तो मैं अपनी तैयारी को जारी रखा, ठीक? तैयारी को जारी रखा और संयोग देखिए कि कट ऑफ पे मैं आ गया। मतलब जो कट ऑफ था वही मेरा नंबर भी था, 105-6 ही कट ऑफ था और मेरा नंबर भी उतना ही। और उसके बाद से भी लोग विचलित करने वाले आ गए। उसके बाद से भी लोग टॉर्चर करना नहीं छोड़े। अरे आप तो कट ऑफ पे हैं, तैयारी करने से क्या फायदा, वहां पे एक से बढ़ के एक धुरंधर पहुंचेंगे। और हम कई बार सोचते थे सही बात है यार, ये नीचे, हम सबसे नीचे हैं, वहां पे तो हाई वाले भी पहुंचेंगे, तो हाई वाले कम नंबर लाएंगे तभी सिलेक्ट हो जाएंगे। हम कितना खींचेंगे तो भाई नीचे है रिटेन एग्जाम में। फिर भी मैं अपने मन की सुनता था संजय सर। बिल्कुल मन की बिल्कुल। सुननी चाहिए सर। तो मैं हाँ, अपने मन का तो सोचता था। तो मैं तैयारी जारी रखा। साथी हमारे कहते थे, "चौरसिया जी आप बोलते अच्छा है।" और सही बात है, मैं संचालन भी करता था। जैसा कि आप सभी को संजय सर ने बताया भी है कि अखबारों में मेरी कविताएँ छपती हैं, तो सही बात है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, मतलब सैकड़ों कविताएँ मेरी प्रकाशित हो चुकी हैं, 2 किताबें भी मेरी आ चुकी हैं। पहली किताब 2010 में आई थी, स्वर्ग नाम से, और अभी नौकरी मिलने के बाद दूसरी किताब आई है, हायर कुमुदनी नाम से। तो हमारे साथी हमारी शक्ति का एहसास दिलाते थे, जैसे हनुमान जी को शक्ति का एहसास दिलाना पड़ा था कि आप 7 समुद्र पार कर सकते हो। हमारे साथी संजय सर हमसे कहते थे कि चौरसिया जी आप क्रैक कर सकते हैं, ठीक ना? तो हमने कहा सही बात है भाई, हम कर सकते हैं, क्योंकि हम मंचों पे बनारस में जब मैं तैयारी करता था 16 देश के विद्वानों के साथ एक कवि सम्मेलन हुआ था भोजपुरी साहित्य को लेकर, उसमें मुझको भी सम्मानजनक स्थान मिला था, मंच पे जगह। साथियों को लगता था कि इनके चौरसिया जी के अंदर में वह सूर्य है जो कहीं भी खड़ा होंगे तो चमकेगा। कहते थे तैयारी कीजिए, तो मैं तैयारी में लगा रहा, कटाफ पे था। और जब पॉजिटिव थॉट के साथ में लगा रहा, और उसके बाद से मैं गया लखनऊ में। लखनऊ में जब मैं गया तो वहां पे 3 गुना बुलाता है। वहां मैं गया तो देखा कि वाह भाई, किसी का 113 नंबर है, किसी का 117 नंबर है, किसी का 118 नंबर है। ये कैंडिडेट्स भी जुड़े हुए थे, वहां पे पहुंचे थे। मेरा 106 नंबर था। मैं भी एकदम बिंदास था, क्योंकि बिंदास इसलिए भी था संजय सर कि मेरा 2 जगह और हो भी चुका था, और जब हो भी जाता है तो आदमी और पॉजिटिव रहता है, प्लस टेंशन नहीं था ना बढ़ेगा। आपको, कोई टेंशन नहीं था आपको कोई। टेंशन नहीं। हाँ, जी, 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 जी। टेंशन तो था ही। तो मैं सोचा मैं होगा कि नहीं होगा भाई, अपने पूरे दम-खम से रहो। हाँ, अब जानिए संजय सर वहाँ पे क्या था कि मैं बायोडाटा बहुत शानदार तरीके से बना के ले गया था। अब बायोडाटा मैं कैसा बनाया था, बहुत ही प्रेरक, और वहाँ जितने कैंडिडेट थे सबसे अलग। अपने मुँह से बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, सबसे अच्छा, सबसे आगे, सबसे अलग बायोडाटा है। क्योंकि जितना देश-विदेश में मुझको सम्मान मिला था, अवार्ड मिला था, प्रमाण पत्र सब लगा दिया था उसमें। कैसे बायोडाटा लिखते हैं, ये मैंने उस वीडियो में बता दिया है, और स्क्रीन पे मेरा बायोडाटा दिखेगा। वहाँ से आप लाभान्वित हो सकते हो, ठीक है? तो वो मैंने दिखा दिया। अब इंटरव्यूअर के सामने जब मेरा बायोडाटा गया, बहुत प्रभावित हुए। अरे चौरसिया जी आपकी तो कविताएँ बहुत दूर-दूर तक छपी हैं। और मतलब ये आप अपने लेवल को इतना ऊँचा उठा दो कि सामने वाला अपने आप को गौना महसूस करने लगे। है कि नहीं संजय सर? इसमें सर मतलब एक बात और भी है। ये जो आपने बायोडेटा वाला पॉइंट उठाया है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बायोडेटा एक इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है इंटरव्यू के अंदर, क्योंकि आपका पूरा इंटरव्यू की दिशा ही बदल देता है बायोडेटा। तो यहाँ पे जैसे बिल्कुल। मेरा बायोडेटा है, उसका भी एक्सपीरियंस है, मैंने कई अदर टीचर्स से भी बात की है, हमारे स्कूल के टीचर से। तो वहां से एक बिल्कुल, बिल्कुल, मैंने देखा जी। या वहां से एक निष्कर्ष ये निकला है कि बायोडेटा के अंदर आप अपनी जितनी भी एबिलिटीज हैं, स्किल्स हैं, और जो आपकी ताकत है, उसी को लिखें। बिल्कुल। आप अगर उसके अंदर बढ़ा चढ़ा के लिख देंगे तो वहां पे इंटरव्यूअर फंसा लेगा आपको, इंटरव्यू लेने वाला। क्योंकि बायोडेटा के अंदर से यस। क्वेश्चन पूछता है वो ऐसे ऐसे, और अगर वो कैंडिडेट गलत यस। जानकारी वहां पे डाल देगा, और वहां से अगर वो क्वेश्चन उसने पूछ लिया, तो वो फंस जाएगा, फिर आंसर नहीं दे पाएगा उसका। तो इस बात का हाँ, हाँ, इस बात बिल्कुल। का कैंडिडेट को ध्यान रखना है। हाँ, हाँ, जैसे जैसे हाँ सर, आपने अभी एक बात कही ना, जैसे कि आपका भी यूट्यूब चैनल, सर आपका तो 2 यूट्यूब चैनल है ना, कौन-कौन नाम है उसका? एक तो फिजिक्स नाम से है। एक तो एसडी फिजिक्स के नाम से है, और जी, एक जी, जी। और संजय दूसरा? दलाल के नाम से। तो आपकी मैंने वीडियो देखी थी। हाँ, आपने बहुत इंटरव्यू शेयर किया है। तो अगर कैंडिडेट चाहे तो वहाँ से भी बहुत मतलब कि एक्सपीरियंस का लाभ ले सकते हैं। तो सही बात आपने कही। जैसे जो मेरा सर संजय सर मैं आपसे बता रहा हूँ, और ये जो हमारे जो दर्शक हैं देख रहे हैं, इनसे मैं बता रहा हूँ कि जो मेरा बायोडाटा था वहाँ से क्वेश्चन कैसे-कैसे पूछा था।
सर वो जो बायोडाटा था, जितना कुछ मैंने उसमें दर्शाया था ना, सबसे क्वेश्चन पूछा था। कविताएं मैंने लगा दी थी, कविताओं से क्वेश्चन पूछा था कि आपकी ये कविता है, आपने इसको कब लिखी थी। वो टेस्ट भी कर लेते हैं कि सच में आपकी कविता आपकी है कि नहीं। और वहां पे एक से एक विद्यार्थी बैठे रहते हैं, तो आप जो भी लगाओगे उसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। हमसे उन्होंने कहा कि आप कविताएं कब से लिख रहे हैं, मैंने बताया। तो आपकी इस कविता में ये कमी है, तो उन्होंने 2 कमियां बताई, तो मैंने 4 कमियां गिना दी कि सर इसमें इतनी ही कमी नहीं है सर। मैं अपनी कविता को एक साल पुरानी कविता को आज देखता हूँ सर, उसमें कमियां निकलती हैं सर, लेकिन छपी है तो मैंने सोचा लगा दूं, लेकिन भविष्य में सुधारने की कोशिश करूंगा। और मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरी कविता पे अपनी टिप्पणी रखें, अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्रदान करें। मतलब इस तरह की बात इंटरव्यूअर के सामने करना कि अगर आप ये कमी भी तो उसको एक्सेप्ट कर लेना। और ये कह देना कि सर हम तो, मैंने तो ऐसे बोला था कि सर हम तो अभी बच्चे ही हैं सर, अभी कविता की दुनिया में तो शिशु हैं सर, कमियां हजार होंगी इसमें। तो वो मान जाएगा कि हाँ यार कमी को एक्सेप्ट करें, कमी को एक्सेप्ट कर लेना जरूर। ये नहीं कि इंटरव्यूअर कमी निकाल रहा है आप तिल मिला जाओ, बहुत लोग तिल मिला जाते हैं। संजय सर मैं आपसे बता दूं, एक मैं अपना अनुभव बता दूं एज ए इंटरव्यूअर। क्योंकि हम लोग के विद्यालय में जब इंटरव्यू होता है, तो जैसे हमारे टीजीटी हिंदी आ रहा है, तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट के रूप में मैं ही बैठता हूँ। आपके वहाँ भी जैसे मान लीजिए केंद्रीय विद्यालय दिरांग में, जैसे केबी टेंगावली मैं हूँ, केंद्रीय विद्यालय दिरांग में आपके वहाँ का कोई विज्ञान का आता होगा तो आप बैठते होंगे सर। वो साइंस, मैथ और फिजिक्स, इन तीनों का एक्सपर्ट के रूप में मैं ही बैठता हूँ वहाँ पे। जी, तो मैंने देखा है सर, एक बार ऐसा हुआ, हाँ सर, एक बार ऐसा हुआ कि एक कैंडिडेट आया हुआ था और उसमें कुछ कमियां थी, और जो इंटरव्यूअर थे उन्होंने कमियां जब बता दी, ठीक है, तो कमियां बताते हुए उसका चेहरा लाल हो गया, और एक दो कमियां बताने के बाद ऊंची आवाज में बोलने लगा। अब वहीं से वो रिजेक्ट हो गया। वो विद्वान था ठीक, लेकिन उसको अपनी कमियां सुनना उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। कमियां सुनना पसंद नहीं था उसको, पसंद नहीं था, बर्दाश्त नहीं कर पाया, और ऊंची आवाज में बात करने लगा, सर कमियां किसमें नहीं होती हैं, ऐसे आपको नहीं बोलना है, ये बोलना है। ऐसे आप नहीं बोल सकते ना, कमियां किसमें नहीं होती है। आप ये कहना कि सर जी सर मैं सुधारने की कोशिश करूंगा सर, बस बात हो गई। जो कमी निकाले उसमें भी तो कमियां हैं, ऐसा नहीं है। तो ये है कि बायोडाटा में, चूंकि मैंने एनसीसी भी लगाया था, ठीक, बायोडाटा में तो एनसीसी से भी क्वेश्चंस बने थे, कविताएं थी तो कविताओं से भी मेडल्स मुझको मिले थे। तो मेडल्स सिर्फ लिखना नहीं है, आपको लेकर भी जाना है, बैग में लेके जाना है, पूछ सकते हैं। अच्छा, उसमें मैंने दर्शाया था कि इतना तो सार, ये 2 पत्रिकाओं को मैं संपादन किया करता था, सह संपादक था, बनारसी प्रतिनिधि था, पत्रिकाओं को मैं लेकर गया था, वहीं सामने बैग पे ऐसा रख दिया था, इतना उनको दिख रहा था। मैंने कहा कि सर सुनील सर जी, मतलब मैं यहाँ पे एक बात क्लेरिफाई करना चाहूंगा, कहीं हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं उनको देख के ये ना लग जाए कि हमारे सुनील सर के पास तो बहुत एक्सपीरियंस था, उनके पास तो बहुत मेडल्स थे, सुनील सर तो कट ऑफ पे जाके सेलेक्ट हो गए, हम हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। तो ऐसा कुछ होता नहीं है। सुनील सर का जैसे बता रहे ना, ये 104 कट ऑफ के ऊपर थे, और जो टॉपर कैंडिडेट थे वो सिलेक्ट नहीं हुए, ये सिलेक्ट हो गए। हाँ, तो उसमें ये मैटर नहीं करता है कि आपके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है। इंटरव्यू के अंदर जो सबसे बड़ी बात है वो ये होती है कि जब आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाते हो, तो आपके से जो क्वेश्चंस वो पूछ रहा है वहां कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट आप हो, अपना कॉन्फिडेंस लेवल वहां पे। अब देखो सर ने तो वो काम किया था तो सर दिखा रहे हैं। अब आप ये मत सोचना कि हमने तो ऐसा काम नहीं किया, हम तो फ्रेशर हैं, हम क्या करें। फ्रेशर ज्यादा सिलेक्ट होते हैं, एक्सपीरियंस वाले कितने बंदे होते हैं। अगर जितने भी पोस्ट हैं सभी तो एक्सपीरियंस वाले नहीं मिलेंगे, 5 मिल जाएंगे, 7 मिल जाएंगे, 10 मिल जाएंगे मैक्सिमम, है ना सर। जी सर, तो हाँ, कैंडिडेट्स को इस बात से भी मतलब डरने की जरूरत नहीं है कि एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या करें। हाँ, कॉन्फिडेंस बना के रखना है, अपना जो विषय है उसके ऊपर पकड़ बना के रखना है, विषय पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए, विषय पे पकड़ होगी तो कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। यस यस, जैसे कि मालिक हम ही लोग इंटरव्यू जब लेते हैं, तो वहां पे क्या है कि भाई आप विद्यार्थी को पढ़ाने जा रहे हो, तो विषय के प्रति विशेषज्ञता आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक। क्योंकि आप विद्यार्थी से मान लीजिए कि आप हिंदी विषय के कैंडिडेट हो, फिजिक्स के कैंडिडेट्स हो, ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि आप विद्यार्थी को विज्ञान ही तो पढ़ाओगे, तो आपको एक टॉपिक दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे भी जैसे मैंने वीडियो बनाई थी बायोडाटा वाली, तो वहां पे कैंडिडेट्स ने हमसे कहा था कि सर हम लोग फ्रेशर हैं, हमारे पास तो इतनी मतलब की उपलब्धियां नहीं है, तो हम क्या करें। बिल्कुल कोई बात नहीं, हमारे ही विद्यालय में, केंद्रीय विद्यालय टेंगावेली में, चाहे केंद्रीय विद्यालय दिरांग में, चाहे किसी भी केंद्रीय विद्यालय जाइए, वहां पे विषय विशेषज्ञ हैं,
कोई ये नहीं कि वो बहुत गोल्ड मेडलिस्ट है, यहाँ तक प्रिंसिपल सर लोग भी मेडलिस्ट नहीं है कि नहीं सर? फ्रेशर भी होते हैं सर, नहीं है, फ्रेशर लोग भी होते हैं, फ्रेशर ही होते हैं, फ्रेशर ही होते हैं। फ्रेशर ज्यादा बाकी होते हैं। इस तरह तो इक्के दुक्के लोग होते हैं, विशेष प्रतिभा वाले, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है। हाँ, अगर इंटरव्यू, अब देखिए जैसा कि संजय सर, मान लीजिए इंटरव्यू में देने गया था, तो मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि बायोडाटा से तो क्वेश्चन बना, फिर उन्होंने कहा कि ये बताइए कि आप क्या पढ़ के आए हैं, ठीक? तो मैंने बोला कि मुझको किसी ने पहले से बता दिया था, जैसे कि हम लोग आपको लोगों को अभी बता रहे हैं, तो मैंने पहले से मुझको कोई बता दिया था कि आप कोई टॉपिक पढ़ के जाइएगा। तो मैं उपन्यास तैयार कर लिया था, मतलब छोटा मोटा टॉपिक नहीं, मैं बड़ा ही ले लिया था। तो गोदान जो उपन्यास है 400 पेज का, 350 पेज का, उसी को मैं पूरा पढ़ लिया था। हाँ, कि कहीं से कुछ भी पूछे, और मुझको पता नहीं क्यों मेरे मन ने बोला था कि आपको जरूर ऑप्शन मिलेगा कि आप क्या पढ़ के आए हैं। तो मैं सोचा कि गोदान से ही मैं पढ़ाऊंगा। मैंने कहा कि ठीक है, मैं गोदान में पढ़ के आया हूँ सर। उन्होंने कहा ठीक है, उपन्यास पढ़ाइए। अब सोचो, शुरुआत ही इतना शानदार आपका होना चाहिए ना कि इंटरव्यूअर कहे कि ठीक है बैठ जाइए, वेरी गुड, शाबाश। बिल्कुल पर बिल्कुल। मेरा शुरुआत ही इतना शानदार गया सर ना। मैंने कहा सर मैं गोदान पढ़ाना चाहता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल पढ़ाइए। अब गोदान बोर्ड पे जब लिखा गोदान, तो कोष्ठक में लिख दिया 1936, प्रकाशन वर्ष लिख दिया। फिर उपन्यासकार, कहानीकार नहीं लिखना है, लेखक नहीं लिखना है, नीचे उपन्यासकार बोल के प्रेमचंद लिखो, प्रेमचंद कोष्ठक में जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, ये लिख दो। उसके सामने ये दिखना चाहिए कि हाँ ये बंदा वजन में है, नॉलेज है, तभी तो लिखोगे। उसके बाद से मैंने एक बात कही थी, इतना लिख के मैंने कहा कि सर गोदान पढ़ाने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा। उन्होंने कहा बिल्कुल। मैंने कहा कि मान के चलिए कि मैं इंटरव्यू नहीं दे रहा हूँ, आप इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं सर, थोड़ा सा मैं अपने आप को फ्री करना चाहता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल, मतलब ये तो फ्री घरेलू बना दिया, खुद को ही। हाँ, दोस्ताना खुद को माहौल हो गया। घरेलू। हाँ, मैंने कहा कि सर मान के चलिए कि मैं इंटरव्यू नहीं दे रहा हूँ, आप इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं सर, मैं एक बात कहना चाहूंगा। तो उन्होंने कहा बोलिए। मैंने कहा कि सर जब मैं प्रेमचंद के गोदान को पढ़ता हूँ सर ना, तो मतलब सच में, मतलब कि ऐसा लगता है कि प्रेमचंद मतलब कितने उच्च स्तरीय विद्वान हैं कि एक स्त्री के बात को लिखते हैं तो ऐसा लगता है कि एक स्त्री के भाव को कितना वो जानते हैं। किसान के बारे में लिखते हैं तो बहुत बड़ा किसान बन जाते हैं, विद्वान के बारे में लिखते हैं तो बहुत बड़ा विद्वान बन जाते हैं, वकील के विषय में लिखते हैं तो बहुत बड़ा वकील बन जाते हैं। मतलब सोचिए, एक ही मनुष्य में कितने मनुष्यता है, और कितने एक रूप में अनेक रूप है। बहुमुखी तो प्रतिभा है। सर बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। ये चीजें मैं पढ़ता हूँ ना, तो मतलब मैं दंग रह जाता हूँ। और मैंने प्रेमचंद से बहुत कुछ सीखा है, और उनसे सीख सीख के मैंने बहुत कुछ लिखा है। अब इतना सुन के सब गदगद हो गए, खुश। मैंने कहा सर अब मैं पढ़ा रहा हूँ गोदान। नहीं, प्रैक्टिकली मैंने बात की। अब गोदान पढ़ाना शुरू किया, तो उन्होंने मतलब 2 बातें उन्होंने मतलब पूछी। आपका जो इंटरव्यू था बिल्कुल दोस्ताना हो गया था ना, दोस्ताना होने से दिमाग फ्री हो गया, बिल्कुल दोस्तों की तरह बात कर रहे थे। एकदम एकदम दोस्ताना। इतनी सर ताली बुझी थी ना, आधे घंटे तक इंटरव्यू खींचा था। कई कैंडिडेट कमेंट करके पूछते हैं कि सर इंटरव्यू कितना टाइम तक चलेगा। देखो, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि डरो मत, आप कोशिश करो कि इंटरव्यू आपका लंबा खींचे। लंबा खींचेगा तो ज्यादा से ज्यादा आपके अंदर का टैलेंट सामने आएगा, ठीक है ना? और जिसका इंटरव्यू लंबा खींचेगा उसके सिलेक्शन का चांस बढ़ जाएगा। और अगर आप तुरंत विदाई कर दिए 3-4 मिनट में, तो समझो कि आपका नहीं हुआ है, ठीक है। तो वहां पे जाके इंटरेस्टिंग सब कुछ बना देना, ठीक है। तब मैंने कहा कि सर अब मैं गोदान पढ़ाना चाहता हूँ, परमिशन आपका चाहता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल पढ़ाइए। फिर थोड़ा सा मैंने बस 1-2 वाक्य मैंने मतलब कि बोला, और उसको पढ़ाना शुरू किया। तो उन्होंने कहा कि ये बताइए, अब इतना टाइम नहीं होता इंटरव्यूअर के सामने कि आप 40 मिनट पढ़ाओ ना, आपके पास टाइम, है, क्योंकि आपसे पहले 20 लोग जा चुके हैं इंटरव्यू देने वहां पे, उस कक्ष में, और आपके बाद भी 50 लोग जाने वाले हैं, ठीक है। तो बस थोड़ा सा टाइम बस रहता है। तो उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया कि पात्र का नाम बताइए, ये बताइए कि होरी और गोबर में से धनिया किसकी पत्नी है, झुनिया किसकी पत्नी है। अब धनिया झुनिया एक तरह का नाम है, तो इसमें आदमी चक्कर में पड़ जाता है। इससे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अगर आपको पता है तो बताइए, होरी की पत्नी का क्या नाम है, और धनिया की प्रेमी। हाँ, एक चीज वहां था, मैंने कहा कि गोबर की पत्नी का नाम, तो उन्होंने कहा कि ये पत्नी है कि प्रेमिका है, समझे ना? अब ये तो देखो, मैंने ट्रिक लगा लिया था, मेरे दिमाग में पहले से चल रहा था कि इसमें चक्कर में लोग पड़ जाते हैं। तो मैंने ट्रिक बनाया था संजय सर से, मैंने ट्रिक ये बनाया था, जैसे मान लो कि होरी किसान है तो क्या बोएगा, धनिया। और एक स्त्री का झुलनिया किस पे गिरेगा, गोबर पे। तो गोबर की
ठीक ना। तो एक पात्र है गोबर, ठीक ना, तो गोबर की प्रेमिका है झुनिया, ठीक ना, और गोबर की पत्नी है धनिया। तो मैंने कहा कि मुझसे एक मिस्टेक हो गया था, मैंने कहा कि होरी की पत्नी है धनिया और गोबर की पत्नी है झुनिया। तो एक मैडम बैठी थी इंटरव्यूअर में, तो उन्होंने कहा कि ये बताइए गोबर की वो पत्नी है कि प्रेमिका है? मैंने कहा सॉरी मैडम वो प्रेमिका है। हाँ वो प्रेमिका ही होती है, ठीक ना, प्रेम उनके बीच में होता है, ठीक है। तो एक प्रेमिका और पत्नी में क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है, ऐसे कुछ भी पूछा जा सकता है ना। तो मैं मुझसे गलती हुई थी, तो मैंने कहा नहीं 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 सर मैडम वह प्रेमिका है। बेटा बिल्कुल सही, ठीक है। तो इस तरह से आप कुछ भी पढ़ा रहे हो तो ये नहीं कि अब संज्ञा पढ़ाने जा रहे हो तो पूरा संज्ञा के 5 भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पूरा इतिहास नहीं पढ़ाना है। आप शुरू शानदार करो, क्वेश्चन उसमें से बनते जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ नॉर्मल सा, ये बताइए नदी, नदी कौन सा संज्ञा है और गंगा कौन सा संज्ञा है, दोनों में क्या अंतर है? आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो। और अगर आपको नहीं पता है तो इस पे मैंने वीडियो बना दिया संज्ञा को लेकर, ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन, पहाड़ कौन सा संज्ञा है और हिमालय कौन सा संज्ञा है? संज्ञा पता है ना क्या, कितने भेद के, कितने प्रकार के होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ठीक ना, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, 5 प्रकार के होते हैं। इसका अंतर आप लोग जान लीजिएगा। एक मैंने उदाहरण दिया, इस तरह से पूछता है, ठीक है। और बाकी और संजय सर किस पे क्वेश्चन बनता है, थोड़ा आप सुझाव दीजिए। अच्छा, ये तो आपसे बायोडाटा से क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने, जो आपने बायोडाटा लिखा। जी यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये है जो आपने बताई, मेरे दिमाग में भी एक क्वेश्चन आया, कई कैंडिडेट ने ये बात पूछी थी मुझसे कि सर जब इंटरव्यू होता है तो टॉपिक हमें जी हमारी चॉइस से मिलता है या इंटरव्यू बोर्ड अपनी तरफ से देता है? तो बिल्कुल जी सर मैं 8-10 टीचर से बात कर चुका हूँ और जी सभी का एक मिला-जुला रुझान निकल के सामने आया है। जैसे अभी आपने अपना एग्जाम्पल तो दे ही दिया कि आपको उन्होंने बोला था क्या पढ़ाओगे। मैं पर्सनली मेरा एग्जाम्पल लेता हूँ मेरे सब्जेक्ट में, तो मेरे सब्जेक्ट में उन्होंने मुझे चॉइस नहीं दिया था। अपनी तरफ से जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट था उसने मुझे एक टॉपिक अपनी तरफ से दे दिया था, बोला ठीक है आप ये टॉपिक पढ़ाओ। मतलब अच्छा जितना अच्छा भी जी मिला-जुला सा रुझान आ रहा है, कुछ कैंडिडेट को उनकी चॉइस दे देते हैं, कुछ को चॉइस नहीं देते हैं। तो आप इंटरव्यू जी की जब तैयारी कर रहे हैं तो कंप्लीटली ये मान के ना चलें कि टॉपिक मेरी चॉइस का ही रहेगा और कंप्लीटली ये भी ना जी माने जी कि इंटरव्यू बोर्ड देगा। तो अच्छा ये है कि आप दोनों परिस्थितियों के लिए अपने आप को तैयार करके रखें। अगर इंटरव्यू बोर्ड अपनी तरफ से देता है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आपका तैयार जी किया हुआ मिल जाता है तो सोने पे सुहागे वाली बात है, फिर तो आप दी बेस्ट कर ही देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी जी। सर एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपको टॉपिक वह दे रहे हैं और उस टॉपिक में आप कंफर्टेबल नहीं हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप मान लीजिए कि विज्ञान के ही शिक्षक बनने जा रहे हैं और मान लीजिए कि आपको उन्होंने कहा कि हृदय के बारे में आप पढ़ाइए और आप पढ़ के गए हैं मस्तिष्क के बारे में, ठीक। तो आप वहां रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर अगर मस्तिष्क कहिए तो हम मस्तिष्क के बारे में पढ़ा सकते हैं, तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे साथ आ गया एक और कि आप चूंकि हिंदी पीजीटी हिंदी बनने जा रहे हैं तो आप संचालन करते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सर। उन्होंने कहा तो एक सर ने बोला कि चलिए आप सोनल मान सिंह को आप स्टेज पे बुलाइए, ठीक। अब मैंने कहा कि सोनल, अब आप ईमानदारी की बात देखिए ना, मैंने कहा कि सर सोनल मान सिंह के बारे में मैं नहीं जानता हूँ, अगर आपकी अनुमति है तो मैं सोनी चौरसिया को बुला दे रहा हूँ। तो हुआ ये कि चूंकि जब मैं बनारस में रहकर तैयारी करता था तो उस समय जब मैं बीएड करता था हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज वाराणसी से, तो वही बगल में घासी टोला है काल भैरव मंदिर के बगल में, तो घासी टोला में ही मैं रहता था और वही बगल में 10 रूम के बगल में सोनी चौरसिया का घर है जो कथक नृत्यांगना है। और उस समय उन्होंने 26 घंटे तक नृत्य करके उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था, तो अखबार के मेन पेज पे उनका स्थान मिला था उनको, ठीक। अब मोदी जी ने उनको सम्मानित किया था, उनका संसदीय क्षेत्र भी है बनारस, सम्मानित किया था, तो सब लोग उनको बधाई देने के लिए घर जाते थे, तो मैं भी उनके घर गया था। मैं भी उनके घर गया था, तो इस तरह से सोनी जी को सामने से देखना, उनसे बातें करना, तो आदमी घुल मिल जाता है। तो इंटरव्यूअर ने जब कहा कि सोनल मान सिंह को बुलाइए, तो उस समय मेरे दिमाग में आ गया कि सर से सोनल मान सिंह, मेरे दिमाग में सर सोनल मान सिंह के बारे में नहीं जानता सर, अगर आपकी अनुमति हो तो सोनी चौरसिया को मैं बुला दे रहा हूँ। उन्हें कहा बुलाइए, फिर परमिशन मिल गया। और भाई साहब उनके सामने ही में रुक के 10 सेकंड तक मैंने बस थिंकिंग किया, ठीक है, ऐसे ही शांत होके भाई संचालन करना है तो मूड बनाना पड़ेगा ना, हर हर चीज के लिए मूड बनाना पड़ता है।
सामने 5 इंटरव्यूअर बैठे हैं और मैंने बस काल्पनिक रूप से ऐसा माइक पकड़ लिया और ऐसे आंख बंद करके गहरी सांस में लेकर और समझिएगा अंदर से इमोशन ला के सोनी चौरसिया को ऐसे बुलाया है भाई साहब, ताली बजाने लगे लोग ना। उन्होंने कहा गजब आपने संचालन अच्छे के, तुरंत मूड बना लिया ना कि कैसे उनको बुलाना। भाई कथक नृत्यांगना है तो उसके लिए कैसे शब्दों का प्रयोग करना है ना। कोई जरूर नहीं कि आप काव्यात्मक शब्दों का ही प्रयोग करो, लेकिन हाँ उसके लिए उचित शब्दों का प्रयोग करो। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आपको संचालन करवाएंगे आपसे, मेरे कहने का मतलब आपको जो भी टॉपिक मिल रहा है, जो कुछ भी करना है, घबराइए मत, परेशान मत होइए, रिलैक्स रहिए। उनके सामने आप थिंकिंग कर सकते हो, रिलैक्स रहो। जब थिंकिंग करके बोलोगे तो और प्रभावित होंगे कि देखो बंदा परेशान नहीं हो रहा है, घबरा नहीं रहा है, सोच विचार के बोल रहा है। तो ऐसे आपको करना है। इससे निष्कर्ष ये निकलता है सर कि जब उन्होंने आपको ये बोला कि आप मंच पे बुलाइए, तो मुझे ये लग रहा है, मैं मेरा जो फीलिंग बता रहा हूँ, आप बताना उसके ऊपर। एक्चुअली उसमें वो चेक करना चाह रहे थे कि हिंदी भाषा और भाषा का जो व्याकरण है और जो साहित्य है उसके शब्दों पे पकड़ कितनी है, कितने अच्छे शब्द यूज करता है बुलाने के लिए ये। यस यस यस। आज दूसरी बात है कि अगर मैं पीजीटी हिंदी शिक्षक बन रहा हूं तो जाहिर सी बात है कि केंद्रीय विद्यालय में आऊंगा तो एंकरिंग करने का अवसर मुझको मिलेगा। सीसीए इंचार्ज जो हमारे विद्यार्थी जो है, कैंडिडेट हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको जानकारी होनी चाहिए। अगर आप भाषा का शिक्षक बनना चाहते हो, पीजीटी हिंदी, पीजीटी इंग्लिश, ठीक, या फिर संस्कृत का शिक्षक बन रहे हो, तो भाषा शिक्षक को रोज मंच संचालन करना पड़ता है। असेंबली एक विशेष तरीके की होती है, ठीक है, तो इसलिए भी आप संचालन करवा सकते हैं। तो आप एंकरिंग करने का अभ्यास कर लेना। तो यहाँ से सर एक बात मैं वो पूछना चाहूंगा आपसे, संक्षिप्त शब्दों में बताइएगा। कैंडिडेट इस बात को लेकर चिंतित हैं क्योंकि हम हिंदी भाषा का या फिर जो संस्कृत का देने वाला है, संस्कृत भाषा का इंटरव्यू देने वाले हैं भाषा शिक्षक का, तो हमारा इंटरव्यू हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा? क्या वहां पे इंग्लिश बोलने की बाध्यता होती है या प्योर हिंदी में चलता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो प्रश्न इतना आ रहा है ना कि मैं भी जो वीडियो अपलोड करता हूँ ना उसमें भाषा को लेकर तो बहुत से प्रश्न आते हैं। बिल्कुल ये प्रश्न बनता भी है सर। लेकिन मैं सभी कैंडिडेट से ये कहना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए कि आप विज्ञान शिक्षक बन रहे हो तो आप देखो, भाषा है क्या? भाषा भाव अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा का मतलब यह है कि आप एक शिक्षक हो तो आप अपनी बात स्टूडेंट के सामने रखो तो स्टूडेंट उस बात को समझ सके। अब देखिए भाषा की बात, भाषा इस बात को लेकर आपको मैं एक बात कह रहा हूं, उससे आपको उत्तर मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए आप नॉर्थ ईस्ट में आ रहे हो, ओके, तो नीचे क्या है कि नीचे बच्चों को ये सिखाया जाता है। सर एक्सक्यूज मी, बच्चों 1 मिनट मैं यहाँ पे थोड़ा करेक्शन देना चाहूंगा। हम जैसे यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं ना, नीचे वाला शब्द, तो हम तो उसका मीनिंग समझ रहे हैं क्योंकि हम पहाड़ों में हैं, हिमालय की चोटी पे बैठे हैं हम लोग। तो हम लोग एक्चुअली जो प्लेन एरिया है उसको यहाँ पे जनरली यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के जितने भी लोग हैं बोलते हैं नीचे नीचे नीचे। तो हमें भी आदत हो गई उस शब्द को यूज करने की। यहाँ पे नीचे नीचे शब्द का मतलब है कि जब आप जैसे दिल्ली आते हो, उत्तर प्रदेश आते हो, हरियाणा आते हो, राजस्थान आते हो, ये जो प्लेन एरिया है इनको ये जो पहाड़ों वाले लोग उसको नीचे बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा correction कर दूं कहीं लोग कंफ्यूज ना हो जाए कि आप क्या बोलना चाह रहे थे। बिल्कुल। हाँ तो नीचे का मतलब हम लोग ऊंचाई पे है ना, जैसे हम हाँ 5,000 फीट की ऊंचाई पे है, तो लगभग 6,000 फीट की ऊंचाई पे है, ठीक ना। नहीं सर, तो नीचे 6,000 नहीं, मतलब हमारा हाइट लगभग 10,000 फीट के आसपास है। मेरा जो हाइट अच्छा, है वो 10,000 फीट है। आपका शायद हाँ, आपका 6-7 हजार फीट होगा, आप जिस पोजीशन पे हो, आपकी जी पोस्टिंग जी। है जो स्कूल तो, है वो आपका शायद 5 या 6 हजार पे, लेकिन मेरा जो स्कूल है वो 10,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर है। हाँ, तो इसीलिए तो हम इसीलिए लोग से जो आपको नीचे है, इसीलिए दिखाई ये जो कैप है ना, ये कैप इसीलिए है 10,000 फीट ऊंचाई होने का मतलब है यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है। अभी भी आप अगर नॉर्थ इंडिया में जाएंगे, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, वहां पे तो गर्मी हो गई है, हवा गर्म हवाएं चलनी शुरू हो गई है, टेम्परेचर भी लगभग 35 के आसपास चला गया होगा। जी। और यहाँ पे अभी देखो तो हम रूम के अंदर बैठा हूँ, स्वेटर पहन के बैठा हूँ और ये कैप पहन के बैठा हूँ। तो ये इसीलिए क्योंकि बिल्कुल। 10,000 फीट की ऊंचाई है, ये उसी का परिणाम है। और दर्शकों को संजय सर इसलिए बता रहे हैं कि जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आपके भाषा इसलिए चाहिए, आप बहुभाषी बनो इसलिए, क्योंकि एक ही समय में देखो सर,
स्वेटर पहने हुए हैं और मैं थोड़ा सा और नीचे हूँ, मतलब सर और ऊंचाई पे है, मैं नीचे हूँ तो मैं स्वेटर नहीं पहना हूँ। और अगर मान असम में तो लोग बनियान पे बैठे होंगे। तो जिस तरह से भेष बदल रहा है, वेशभूषा, वैसे भाषा भी बदल जाता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर हम दिल्ली में पढ़ा रहे हैं या फिर गोरखपुर में पढ़ा रहे हैं, ठीक, तो वहां पर बच्चों को हम ये पढ़ाते हैं कि बच्चों, सेव को अंग्रेजी में एप्पल कहते हैं। लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट में आ जाओ, अरुणाचल में आ जाओ, साउथ में चले जाओ, तो वहां पे ये सिखाते हैं कि बच्चों एप्पल को हिंदी में सेव कहते हैं। समझ, नीचे के बच्चों को कोई बात, नीचे के बच्चों को हम हिंदी सिखाते हैं। प्लेन एरिया के बच्चों को, हाँ, प्लेन एरिया के बच्चों को हम हिंदी से अंग्रेजी सिखाते हैं। तो इंटरव्यू आप देने जाओगे, तो अगर आप हिंदी विषय अध्यापक बनना चाहते हो, तो अभी आपके पास इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए। कहने का मतलब यह है, ठीक है। अगर संस्कृत अध्यापक बन रहे हो, तो संस्कृत के साथ साथ इंग्लिश का भी। अच्छा, ये नहीं आप परेशान मत हो जाना कि सर हमको तो हम इंग्लिश में बोल ही नहीं पाते हैं। अरे कुछ कुछ वर्ड्स जानो। लेकिन मेरा जो इंटरव्यू हुआ था, मैं अपनी बात कर दूं, तो मेरा जो इंटरव्यू हुआ था, तो मैं हिंदी का अध्यापक हूँ। एक सर में इंग्लिश में क्वेश्चन भागा, क्वेश्चन से बहुत दूर भागा, मैंने हाथ जोड़ दिया, गुरु जी ये तो कविता हो गई, हाथ जोड़ दिया है, ये तो कविता हो गई। इंग्लिश में क्वेश्चन दागा, मैं दूर भागा, बैठे बैठे कविता बना दिया आपने। मैंने मैडम से कहा कि मैडम, सॉरी मैडम, मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ। अब सोचो, हिंदी में कंफर्टेबल, अंग्रेजी शब्द है ना। तो अगर आप बात में इंग्लिश शब्द का प्रयोग करते हो, नो प्रॉब्लम, कर सकते हो। लेकिन अगर इंग्लिश नहीं बोलते हो, तो वहां बोल दो कि सर मैं हिंदी में ही ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। नहीं, आपसे हिंदी में वहां कोई दिक्कत नहीं होगा ना, क्योंकि भाषा शिक्षक है, हिंदी भाषा शिक्षक है। अगर शुद्ध हिंदी में भी बोलता है तो कोई नेगेटिव पॉइंट उसका नहीं जाने वाला। हाँ, वहां पे वो ये बोल सकता है कि इंग्लिश का कार्य साधक ज्ञान मुझे है, कार्य साधक ज्ञान इंग्लिश का मुझे है, बट क्योंकि मैं भाषा शिक्षक हूँ, हिंदी भाषा का शिक्षक हूँ, तो मेरी जो प्रीफर्ड लैंग्वेज है वो हिंदी ही है। हिंदी है। दूसरी बात, अगर संस्कृत के आप कैंडिडेट हैं, तो आपको जैसे कि मान लिया कि हमारे समाज में संस्कृत नहीं बोला जा रहा है आजकल, तो संस्कृत में आप नहीं बोल पाओगे, हमको पता है। लेकिन कोशिश कीजिए संस्कृत में बोलने की। जैसे मान लिया आप बोल पाओगे, तो तभी तो विद्यार्थियों को सिखाओगे संस्कृत में हम कैसे बोलते हैं। समझ नहीं बात को। तो अगर मैं बात यही शुरू किया था कि अगर विज्ञान शिक्षक बनना चाहते हो, तो इंग्लिश तो आना ही चाहिए आपको, साथ में हिंदी भी, ठीक है। क्योंकि बच्चों को जैसे समझ में आए उसे आपको समझाना है, ठीक है। मैथ वाले हो, इंग्लिश तो आपको आना ही आना है, ठीक है। लेकिन हिंदी विषय अध्यापक हो, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में बोलो। ठीक है सर। संस्कृत वाले हो, संस्कृत आपको बोलना मतलब कि आना ही चाहिए। अगर बोल पा रहे हो तो ठीक है। जैसे मान लो कि काव्य प्रयोजन के बारे में, काव्यम यस्य अर्थकृत्य व्यवहार विदेश शिवेत रक्षते सत्य अपरिनिवृत्य कांता समेत उपदेश युजे। यह कथन किसका है, इसका अर्थ बताइए, तो मम्मट का है। अर्थ आप बता सकते हो, इसको आना चाहिए। गीता, श्रीमद् भगवत गीता के जो बहुचर्चित श्लोक है, जैसे नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न च एनम क्लेद्यन्ते आपो न शोष्यति मारुतः। इस तरह के मतलब कि शब्दों को, श्लोक को, लोकोक्तियों को आप याद रखिए, ताकि इंटरव्यूअर के सामने बोलो तो वो सोचने के लिए मजबूर हो जाए कि हाँ, इसको हम किस आधार पर रिजेक्ट करें, क्यों नहीं इसे सिलेक्ट करें। कहने का मतलब हमें एक सिलेक्शन ही तो चाहिए, तो आप सिलेक्ट हो सकते हो, ठीक है। जी सर। आपका ये जो आपने जो रेड जैकेट पहना है, इसको देख के मुझे क्वेश्चन याद आया। कैंडिडेट ने कमेंट में डाला था कि सर क्या इंटरव्यू में मैं इस टाइप का जैकेट पहन सकता हूँ, जैसे आपने अभी पहन रखा है। उसने बोला किसी जैकेट का कोई पर्टिकुलर नाम होगा इसका कोई, बोला क्या मैं ऐसे अपने जो शर्ट के ऊपर जैकेट पहन लो इंटरव्यू में तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा। तो ड्रेस कोड के बारे में बता दीजिए, आपने किस प्रकार का ड्रेस कोड रखा था। देखिए, मेरा जो ड्रेस कोड है ना, तो मैं आपको बता दूं कि अभी आपको यहाँ पे सामने आपको दिख रहा है, यही मेरा ड्रेस था, ठीक है। और इस तरह के ड्रेस को आप अपना सकते हो। मैंने क्रीम कलर का मैंने ड्रेस बनवाया था, ओके। और क्रीम कलर का जो मेरा ड्रेस था, उसको मतलब कि हमारे साथियों ने भी बोला था कि इस तरह का ड्रेस मतलब ज्यादा चटक नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं जैसे शादी विवाह में हम करके जाते हैं, तो शादी ब्याह में जैसे कि मान लीजिए कि बहुत तड़क भड़क वाला चिमचिम चिमचिम करने वाला, इस तरह का नहीं होना चाहिए, नॉर्मल ही रहो। और क्रीम कलर का मैंने थोड़ा येलो टाइप का मैंने बनवाया था। पैंट था सफेद कलर का, शर्ट थी थोड़ा सा येलो कलर का, ठीक है, क्रीम कलर का। इसमें ये भी है कि कैंडिडेट अपने पसंद का कपड़ा भी पहन सकता है। हम यही कहेंगे
कि तड़क भड़क का कपड़ा नहीं होना चाहिए। अपनी पसंद का कलर आपके शरीर पे जो सूट करता है वो पहन ले, कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। नहीं है। और ऊपर से जैसे मान लो ये सदरे की बात है तो सदरे डाल लो, और कोशिश करो जैसे मान लो कि ये भी तो ठीक ही है, रेड कलर का है, कोई दिक्कत नहीं है, स्वेटर भी डाल सकते हो। देखो कपड़े का बहुत बड़ा इशू नहीं है, हाँ हाँ। ठीक है, कपड़े का बहुत इशू नहीं है। और ये चीज और है, आप अगर टाई नहीं लगाते हो तो टाई लगा के मत जाना, कभी नहीं लगाते हो तो मत लगाना, ठीक है। और उस पर ऊपर से जो ये लगाना है सदरे टाइप का, तो अगर ब्लैक कलर का हो तो बहुत उत्तम है। कुल मिला के आपका ड्रेस ऐसा होना चाहिए जो प्रोफेशनल लगे और आप शिक्षक दिखो। बिल्कुल। लेडीज है तो साड़ी भी पहन सकती हैं, सूट भी पहन सकती हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आप किस पे कंफर्टेबल है आप पे डिपेंड करता है, परेशान नहीं होना है। सेंट क्रीम लगाना है, नॉर्मल लगाइए, जिससे किसी को मतलब कि ऐसा ना हो कि अनकंफर्टेबल कोई ना महसूस करे, हल्का फुल्का लगा सकते हैं। जी सर। बाकी मौसम के अनुसार कपड़े पहने तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मेरे हिसाब से मोस्टली कैंडिडेट्स का इंटरव्यू गर्मी के मौसम में ही होने वाला है। तो गर्मी के मौसम में टाई वगैरह लाके कार्टून बनने की जरूरत नहीं है। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सर ये तो हमारे जनरल बात हो गई। अब मैं इस पॉइंट पे आना चाहूंगा कि जब आपका इंटरव्यू हुआ था तो उसमें जैसे एक तो उन्होंने आपके जो बायोडेटा था उसमें से क्वेश्चन पूछ लिया कि आप क्या पढ़ाओगे, बायोडेटा में इसको पूछे। क्या आपसे आपका जो हिंदी विषय है, हिंदी विषय के भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे? हाँ सर, हिंदी विषय से बहुत से क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया दिया कि गोदान से उन्होंने पूछा था, ठीक। उसके साथ साथ उन्होंने जितना बायोडाटा मैंने लगाया था तो उससे उन्होंने मेरी पढ़ाई लिखाई के बारे में भी उन्होंने पूछा था कि आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई है। दूसरी बात उन्होंने आपको, अभी देखो मैं भूल रहा था, अभी मैं बता दूं, उन्होंने वो आपसे पूछ सकते हैं कि वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं। तो मैं उस समय क्या था कि मेरा एमए भी फाइनल हो गया था, बुद्धस्नाथ उत्तर महाविद्यालय कुशीनगर से फाइनल हो चुका था, बीएड भी बनारस फाइनल हो चुका था। उसके बाद से मैं तैयारी कर रहा था और तैयारी के साथ मेरी पीएचडी की तैयारी जारी थी। तो मैं उस समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में जो हिंदी विभाग है वहां से मैंने हिंदी के लिए, हिंदी विषय से मैं पीएचडी करना चाहता था, वहां से मैंने इंटरव्यू दे दिया था, ठीक। मेरा इंटरव्यू हो चुका था। अब सिलेक्शन के लिए किस शिक्षक के अंदर में रह के मुझको पीएचडी करना है, तो उन्होंने पूछा कि आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं, तो मैंने यही बताया था कि मैं पीएचडी करना चाहता हूँ बीएचयू से, और मैंने इंटरव्यू दे दिया है। तो फिर पीएचडी किसके अंडर में करना चाहते हैं, क्या है, मतलब कहने का मतलब वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं, उससे उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। और उन्होंने चूंकि हिंदी साहित्य से आपने पूछा क्या पूछा था, तो हिंदी साहित्य में उन्होंने टॉपिक पूछा, मैंने टॉपिक बता दिया कि मैं इस टॉपिक पे पीएचडी करना चाहता हूँ। तो भिखारी ठाकुर जो भोजपुरी साहित्य के शेक्सपियर कहलाते हैं, उनको और प्रेमचंद का तुलनात्मक में अध्ययन करना चाहता हूँ, मतलब हिंदी और भोजपुरी साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन। तो इस पे मैंने बताया तो उसमें उन्होंने पूछा था। जी सर। मतलब आप जवाब ऐसा ही देना है जिसमें से अगर वो क्वेश्चन पूछ लें तो इजीली आप उसका आंसर दे दें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, ये तो आपके बात होगी विषय की। अब मेन बात आती है ब्लैक बोर्ड की। जब ब्लैक बोर्ड के ऊपर आप जाते हैं क्लास को कोई टॉपिक पढ़ाने के लिए, तो आपके पास तो ब्लैक बोर्ड पे तो आपने बताया गोदान, तो गोदान का ही पढ़ाया था या कुछ और टॉपिक दिया था उन्होंने पढ़ाने के लिए? गोदान ही था। उन्होंने कहा, हाँ उन्होंने हमें ही दे दिया कि आप क्या पढ़ाना चाहेंगे, तो मैंने कहा गोदान। तो ब्लैक बोर्ड क्या है कि मतलब कि ब्लैक बोर्ड का मतलब श्याम पट्ट, लेकिन आप वहां पे जाओगे तो व्हाइट बोर्ड आपको अक्सर मिलेगा, ठीक है। तो व्हाइट बोर्ड पे आपको मार्कर से लिखना होगा। बहुत से कैंडिडेट हमसे पूछ रहे हैं कि सर हम चौक से लिखने का प्रैक्टिस हाँ करें या फिर हाँ, मार्कर से। ये क्वेश्चन भी कई कैंडिडेट्स का आया है कि हमें व्हाइट बोर्ड मिलेगा, मार्कर वाला मिलेगा या चौक वाला मिलेगा। तो मेरे हिसाब से तो 50-50 चांस से डिपेंड करता है जिस स्कूल में उनका इंटरव्यू होगा, तो दोनों बोर्ड मिलने की प्रोबेबिलिटी है। तो प्रैक्टिस दोनों बोर्ड पे रहे तो ज्यादा अच्छी है। यस यस, लेकिन वैसे चौक आजकल नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारे वहाँ जैसे केंद्रीय विद्यालय टेंकाबेली में भी कोई इंटरव्यू जैसे कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की भर्ती होती है तो हम लोग वहाँ पर व्हाइट बोर्ड ही देते हैं और कैंडिडेट वहाँ पे जाते हैं तो आराम से मार्कर दिया जाता है, मार्कर के माध्यम से पढ़ाते हैं, सब कुछ बताते हैं, ठीक है। एक कैंडिडेट सर नवोदय विद्यालय का कोई कैंडिडेट उसने मैसेज किया था कमेंट बॉक्स में कि सर वहाँ पे हमें स्मार्ट बोर्ड मिला था। तो अब हमें ये नहीं समझ में आया कि स्मार्ट बोर्ड उस व्हाइट बोर्ड को कह रही है या फिर आजकल जो यूट्यूब पे लोग पढ़ा रहे हैं स्मार्ट बोर्ड से, वो हमें तो नहीं लगता सर स्मार्ट बोर्ड उतना हाई क्वालिटी का तो नहीं मिलेगा। वो सर स्कूल ऐसे हैं जो अभी अपग्रेड हुए हैं, ब्लैक बोर्ड जिनके अपग्रेड हुए हैं, ब्लैक बोर्ड से वो ग्रीन बोर्ड पे गए और ग्रीन बोर्ड से आजकल डिजिटल बोर्ड काफी स्कूल्स में आ चुका है। तो कोई ऐसा स्कूल होगा जहाँ पे उनका इंटरव्यू हुआ होगा तो मिल गया होगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सर एक हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, मान लें कि इनकी आर्थिक स्थिति इतनी भी
हाई क्वालिटी की नहीं है कि ये डिजिटल बोर्ड खरीद सके, उस पर प्रैक्टिस कर सके। और जिनकी हाई क्वालिटी का मतलब कि आर्थिक स्थिति हाई है, वो भी डिजिटल बोर्ड नहीं खरीद पाएंगे इतने के लिए कि प्रैक्टिस कर सके। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप व्हाइट बोर्ड भी मार्कर अच्छा से है, प्रैक्टिस व्हाइट बोर्ड कीजिए। पे प्रैक्टिस कर ले वही अच्छा है। हाँ हाँ, बस वही वही जी तो सर। सर आपका जो इंटरव्यू रहा है, पूरा इंटरव्यू, इसमें आपका कोई ऐसा क्षण है जो आपके मेमोरी में अभी भी हो, याद में अभी भी हो, कि वो एक विशेष क्षण था जिसकी वजह है ना काफी वहां पे या तो टेंस माहौल हो गया हो, या ज्यादा मतलब हंसी मजाक वाला माहौल हो गया हो? क्योंकि पूरे इंटरव्यू में कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा रहता है, या तो जिसकी वजह से टेंशन हो जाती है रूम के अंदर, या उसकी वजह से रूम के अंदर कोई हंसी वगैरह ऐसा कुछ माहौल हो जाता है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सर जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो एक ऐसा माहौल आया था सर, आप सही मतलब बहुत मुद्दे की बात आपने पूछी है। एक ऐसा माहौल आया था, उन्होंने हमसे पूछा था कि ये बताइए आप कविता लिखते हैं? मैंने कहा जी मैडम, मैं कविता तो लिखता हूँ। तो उन्होंने कहा था कि कोई ऐसी कविता सुनाइए जिसको आपने अभी लिखी हो और जो आपको सबसे पसंदीदा वो कविता हो, ठीक है। तो मैंने कहा कि ठीक है मैडम, मैं सुना सकता हूँ। तो एक मैंने कविता लिखी है जिसका नाम है आओ पढ़ाई कर लो बेटी, ठीक है सर। तो उन्होंने कहा ठीक है वो कविता आप सुनाइए। और मैंने कई वीडियो में उस कविता की मैंने चर्चा की कि आओ पढ़ाई कर लो बेटी नामक कविता मैंने सुनाई थी इंटरव्यूअर के सामने। तो कैंडिडेट्स ने कहा कि सर वो कविता आप वीडियो में नहीं सुनाते हैं। मैंने कहा बिल्कुल क्यों नहीं, अगर संजय सर अगर आप कहें छोटी सी कविता है सुनाइए जिसको मैंने सुनाइए। इंटरव्यू जी, वो ऐसी कविता है जिससे मतलब कि ताली भी गूंजी थी और उन लोगों के दिलों में मैंने स्थान भी बना लिया सर। मतलब अगर सिलेक्शन चाहिए तो इंटरव्यूअर के दिल को जीतो, चाहे जैसे भी हो, ठीक है। और चाहे जैसे का मतलब ये थोड़ी है कि उनकी झूठी बड़ाई करके, ना बाबा ना, अपने टैलेंट से जीतो, अपनी क्वालिटी से जीतो, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है कविता सुनाइए। मैंने कहा ठीक है मैडम। तो मैं उस समय ऐसे ही बैठा था संजय सर, ऐसे बैठा था। मैंने कहा ठीक है सुनाइए। तो चूंकि जब कविता सुनाता हूँ ना तो एक मतलब कि मूड में सुनाता हूँ। मैंने कहा कि सर मैं खड़ा होकर सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि क्यों बैठ के नहीं सुना पाएंगे? मैंने कहा नहीं सर, थोड़ा खड़ा हो जाए तो ज्यादा कंफर्टेबल लगता है, ठीक है। ठीक है संजय सर। मैंने कहा कि सर अगर खड़ा हो, तो उन्होंने कहा ठीक है खड़ा होकर सुनाइए। तो मैं खड़ा होकर मैंने कविता सुनाई थी, और कविता आप भी सुनिए। मैंने कविता सुनाई थी, वो जो मेरी दूसरी कविता किताब छपी है हाय रे कुमुदनी नाम से, इसमें कविता छपी है कि छोड़ो चूल्हा चौकी रोटी, स्त्री शिक्षा को लेके है। छोड़ो छोड़ो चूल्हा चौकी रोटी, आओ पढ़ाई कर लो बेटी, आओ पढ़ाई कर लो बेटी। घर का बाद में करना काम, घर का घर का बाद में करना काम, जग में रोशन कर लो नाम। और विदुषी बन महको ज्यों फूल, लो बस्ता जाओ स्कूल। विदुषी बन महको ज्यों फूल, लो बस्ता जाओ स्कूल। और पढ़ो लिखो छूलो नभ चोटी, छोड़ो चूल्हा चौकी रोटी, आओ पढ़ाई कर लो बेटी। और अगला बंद है कि नहीं हो तुम बेटों से कम, नहीं हो तुम बेटों से कम, शक्ति स्नेह का हो संगम। और दम दिखा दो अपना जग में, दम दिखा दो अपना जग में, पूरा कर लो सपना जग में। और बड़ी हो तुम, बहुत बड़ी हो, बड़ी हो तुम, बड़ी हो तुम दुनिया है छोटी, छोड़ो चूल्हा चौकी रोटी, आओ पढ़ाई कर लो बेटी, आओ पढ़ाई कर लो बेटी। ये मैंने कविता सुनाई थी। वाह सर, शानदार, बहुत शानदार। और उन लोगों ने बहुत तालियां बजाई थी, उन्होंने कहा चलिए बैठिए, बहुत खुश हुए थे लोग जी। तो सर ये तो आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस काफी शानदार रहा, और क्योंकि आप तो अनुभवी थे, तो हमारे जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, क्या सलाह देंगे उन्हें आप? देखो उनको मैं यही सलाह दूंगा कि देखो ये तो सही बात है, ये प्रश्न बनता है कि हमारे पास तो किताबें छपी है, बहुत इफेक्ट है, ठीक है सही बात है। लेकिन हम आपको यह सुझाव देंगे कि आपके पास जो प्राप्त है वो पर्याप्त है ना। जो प्राप्त है वह पर्याप्त है, और आपके पास जितना कुछ है ना वो पर्याप्त है। और उसी को आधार बनाकर उसी को सॉलिड कीजिए। क्यों? क्योंकि किसी भी विद्यालय में एक कवि का सिलेक्शन नहीं होता है, एक शिक्षक का सिलेक्शन होता है। का सिलेक्शन? और ये थोड़ी कविता सुना के मैंने सिलेक्शन ले लिया। नहीं नहीं नहीं। जी मैं विश्व को भी मैंने ऐसे पढ़ाया था कि वो लोग दंग रह गए थे। हाँ जी।
आप अपने विषय को ऐसे पढ़ाओ, चुटकुला सुना के थोड़ी कोई नौकरी पा जाता है। एक से एक हास्य कलाकार बैठे हुए हैं, नहीं सिलेक्शन हो पाता है। नहीं नहीं एक से एक आप देखते हुए ना, आप लोग दुनिया में देख चुके हो, एक से एक मेडलिस्ट बैठे हुए हैं, बेरोजगार बैठे हैं, नहीं होता है। जब आप अपने विषय का विशेषज्ञ हो जाओगे, आपका सिलेक्शन तुरंत होगा। ओके। और आपको देखो, सबसे पहले मैं बात बता दे रहा हूँ, अगर आप एंट्री करना, तो एंट्री करने का बहुत असर होता है। मैं आपसे बता दूं, आप फ्रेशर हो, आपको मैं बता रहा हूँ, घबरा के नहीं, चेहरे पे 12 न बजाओ, पहली बात तो क्योंकि ये है। चेहरे पे 12 वहां पे साइकोलॉजी का एक्सपर्ट बैठा होता है, मनोवैज्ञानिक बैठा होता है, चेहरा पढ़ लेता है वो आप किस मूड में अंदर रूम के अंदर गए हो। किस लेवल के हो भाई, ये भी जान जाता है क्या, किस स्वभाव का है। इंटरव्यू में आपका व्यवहार ही तो देखा जाता है, क्योंकि आप शॉर्टलिस्टेड हो गए हो, तो विद्वान आप हो। वहां विद्वान तो नहीं, बट वहां पे आपका व्यवहार देखा जाता है। तो एंट्री कीजिए, स्माइल पास करते हुए जाना, ठीक। और एंट्री करते हुए सबके सबसे आई कांटेक्ट कर लेना झटके में, ठीक है। और सबको जरूरत नहीं कि गुड मॉर्निंग सर, प्रणाम सर, नमस्ते सर, ऐसे नहीं। ये हंसी का पात्र नहीं बनना है कि 5 लोग बैठे हैं 5 बार सिर झुकाए, नहीं। आप बोल सकते हो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, आप सबको सादर प्रणाम, ऐसे भी बोल सकते हैं, आप सबको सादर प्रणाम, ठीक है, विनम्रता के साथ। और एक चीज और है कि थोड़ा सा अगर मान लो कि नमस्ते, जैसे मान लो एक हाथ में आपका फाइल है, तो ऐसे पकड़े हो, तो इसी हाथ से आप ऐसे अभिवादन करो, थोड़ा सा झुक जाना, कि आप सभी को सादर प्रणाम, सुप्रभात सभी को, ठीक है। और सभी को बोल के फिर आई कांटेक्ट सबसे कर लेना स्माइल के साथ, तब कहेंगे बैठिए। तो बैठने का बहुत लोग मैं देखता हूँ यूट्यूब पे इतना लेंथी सर बना देते हैं ना, कि जाना तो कुर्सी को वैसे पकड़ना तो वैसे करना, नहीं बच्चा कुछ भी नहीं करना है। इतना आप बच्चे थोड़ी हो, अरे कोई है थोड़ी कि कुर्सी झटका से खींचेगा, कुछ नहीं, आराम से जाइए, जैसे आप घर में बैठते हो वैसे ही बैठो भैया। बस इतना ये है कोई कि नहीं है कि कुर्सी पे फैलना नहीं है, कहीं फैल के बैठ जाए कुर्सी पे, ऐसे थोड़ा सा डिसेंट वे होना चाहिए बैठने का। सर ऐसा कोई नहीं करेगा सर वहां पे, क्योंकि वहां पे जाते ही आदमी इतना सीरियस हो जाता है ना, कोई फैलेगा नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि आप इतना मतलब डिसिप्लिन में मत आ जाना कि आप आधा सूझबूझी खो दो, ऐसा कुछ हाँ, नहीं है। बिल्कुल हाँ अपना सामान्य व्यवहार रखना है, नॉर्मल नेचुरल जिसको बोलते हैं ना, बनावटी नहीं दिखना है हाँ, वहाँ पे, बनावटी नहीं दिखना है। बनाओ, हाँ एकदम नॉर्मल से जाओ, धीरे से कुर्सी किनारे करो, आराम से बैठो, रिलैक्स होके अपना फाइल को, क्या मैं इस पे रख सकती हूँ, परमिशन ले लेना, उस बस आराम से। हाँ मैं आपसे बता दूं, अभी अभी मुझको याद आ गया, एक बार क्या, प्रश्न का जवाब दे देते थे ऐसे ऐसे, जैसे टेबल है तो उस पे ऐसे हाथ कर दिया, ठीक है, तो मेरा हाथ ऐसे खींचा गया, झटका में खींचा गया नीचे, ठीक ना। तो वो लोग देखते रहे, मुस्कुराने लगे, ठीक ना। तो ऐसा हो जाता है, हाँ कोई यार, ऐसा नहीं बुद्धिमान करना। इंसान। डरने में ऐसे हो, ऐसे करना है अपना आराम से जाके, जो दोनों हाथ है अपने अपने घुटनों पे रख लें, ऐसे आराम से बैठ के, टेबल पे ऐसे रखने घुटनों की पर रखिए, कोशिश ना करें। हाँ आवश्यकता अनुसार हाव भाव भी कर सकते हैं, आवश्यकता अनुसार, ठीक। और एक मैं आप और बता दूं अंत में, कि जैसे कि इंटरव्यू मेरे वहां भी कुछ कैंडिडेट देने आते हैं, तो इतना तेज बोलते हैं कि मतलब लगता है कान का पर्दा फाड़ देंगे। ऐसे नहीं बोलना है, खूब तेज भी नहीं, खूब धीरे भी नहीं, नॉर्मल सी बात करना, क्योंकि वहां पे जितने बैठे हैं सबको सुनाई देता है, समझे ना। जी सर, हाँ सर। तो सर आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस काफी शानदार रहा, और अपेक्षा करता हूं कि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के, जॉब पाने के लिए और जो इंटरव्यू करने के लिए जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, उन सभी को आपके अनुभव से फायदा मिलेगा। मैं अपनी तरफ से भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि वो अपना ड्रीम जॉब पाने में कामयाब हो। मेरी तरफ से संजय सर को और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय प्रदान किया। बेस्ट ऑफ लक। और अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो, किसी प्रकार से कोई क्वेश्चन आपने पूछना हो, तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन डाल दीजिएगा। हम भरपूर प्रयास करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान करें, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया था, मैं फिर से बता रहा हूं कि हमारा एक ही प्रयास है कि आप लोगों की किस प्रकार से मदद की जाए, और वो भी हम निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब एक कैंडिडेट गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके ऊपर डिप्रेशन कितना होता है। ये कोई बिजनेस बिल्कुल। पर्पज की वीडियोस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को गाइड करने के लिए है। और हमारे जो अनुभव दे रहे हैं वो रियल अनुभव दे रहे हैं, कोई आर्टिफिशियल नहीं। हम जो देखते हैं वो आपको बता देते हैं, जो हमने फील किया वो हमने आपको बता दिया। तो अच्छा, मैंने देखा कि संजय सर ने जो वीडियो बनाई थी, अपलोड की थी, तो उसमें बहुत से कमेंट आए थे कि सर हिंदी विषय संबंधित कुछ ऐसे वीडियो दे दीजिए, कुछ ऐसा। तो अगर आपको हिंदी विशेष कुछ भी चाहिए, अगर कोई सहयोग या कोई भी मालिक की डाउट क्लियर करना है, तो आप सिंपल सा यूट्यूब पे सर्च कर लेना सुनील चौरसिया सावन,
तो मेरा YesCS करके लोगो खुल जाएगा, वहां से आपको बहुत सी वीडियो मिल सकती है, आप हमसे भी जुड़ सकते हो। और संजय सर का जो चैनल है भाई फिजिक्स क्या नाम है? फिजिक्स SD फिजिक्स। तो SD फिजिक्स जी, संजय दलाल फिजिक्स। तो सर से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। चलिए फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। शुक्रिया।